तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर उसने कहा था। चलिए, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था एक कहानी है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पहले इनका जन्म स्थान जान लेते हैं, इनका जन्म और निधन जान लेते हैं, उसके बाद इनके पिता का नाम जानेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। 1922 को इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को और इनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ था? इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में था। कहाँ के थे? जयपुर राजस्थान के। जयपुर राजस्थान। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। ठीक है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो पंडित शिवराम शास्त्री के पुत्र थे। पंडित शिवराम शास्त्री के तीसरी पत्नी के पुत्र कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम शास्त्री। पंडित शिवराम शास्त्री। पंडित शिवराम शास्त्री। ठीक है। इनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी थी। इनकी तीसरी पत्नी किसकी? पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के पुत्र थे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या हो गया? लक्ष्मी देवी। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री। ठीक है। पंडित शिवराम शास्त्री का तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के पुत्र थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। और इनका मूल निवास कहाँ था? किनका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास कहाँ था? इनका मूल निवास था गुलेर ग्राम में जो कांगड़ जिला में पड़ता है। गुलेर ग्राम था जो कहाँ पड़ता है? कांगड़ जिला में पड़ता है। कहाँ है? जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। मूल निवास इनका कहाँ है? गुलेर ग्राम में जो कांगड़ जिला में पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में है जो। ठीक है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं क्या थी? ठीक है, देख लेते हैं। इनकी रचना थी सुखमय जीवन की रचना थी। और एक थी बुद्धू का कांटा और एक उसने कहा था। सुखमय जीवन उन्होंने कब लिखा था? 1911 में। बुद्धू का कांटा कब लिखा था? तो 1911 में। उसने कहा था, उसने कब लिखा था? तो 1915 में। किसने लिखा था? किनकी रचनाएं थी ये? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है, जिनका नाम इसमें बार बार रिपीट किया गया है? इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, जो एक सिपाही थे। सूबेदार जी, जिन्हें हजारी सिंह के नाम से जाना जाता है, हजारा सिंह। सूबेदारनी, जिनका बेटा था एक बोधा सिंह। क्या था? तो बेटा था सूबेदारनी का। ठीक है। लप्टन सिंह जो हेड थे। एक वजीरा सिंह था जो लहना सिंह का मित्र था। वजीरा सिंह जो लहना सिंह की तरह एक सिपाही था। वजीरा सिंह जो लहना सिंह की तरह एक सिपाही था और उनका मित्र भी था। इस कहानी के पात्र हैं ये सब प्रमुख पात्र लहना सिंह, सूबेदार और सूबेदारनी
बोधा सिंह, लप्टन सिंह और वजीरा सिंह इस कहानी के पात्र थे। ठीक है, यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यह कहानी है जो यह कहानी पूछता है एग्जाम में, यह कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो यह कहानी 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यह कहानी जो 5 भागों में बांटा गया था, जिसमें दूसरा में, तीसरा में और चौथा, ये तीनों भाग में जो युद्ध का वर्णन किया गया है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में किन किन भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो दूसरा और तीसरा, चौथा में युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो जर्मन के बीच में और लाना सिंह के टीम के तरफ से यह लड़ाई लड़ी गई थी। लाना सिंह कहाँ के थे? तो फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटिश जो है वहाँ से लड़ते थे, और उनके दुश्मन कौन थे? तो जर्मन थे। ठीक है, चलिए, जर्मन में 70 टोटल कितने सैनिक थे? तो जर्मन में 70 सैनिक थे, जिसमें 65 की मृत्यु हो चुकी थी। 65 की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, और इधर 15 सैनिक शहीद हो चुके थे लाना सिंह की तरफ से। 15 सैनिक शहीद हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब सूबेदारनी और लाना सिंह, जब बचपन में, जब लाना सिंह 12 वर्ष के थे, जब सूबेदारनी से पहली बार मिले थे अमृतसर बाजार में, तब वो कितने वर्ष के थे? लाना सिंह तब वो 12 वर्ष के थे। और सूबेदारनी कितनी वर्ष की थी? तो सूबेदारनी 8 वर्ष की थी उस टाइम। सूबेदारनी के बचपन में होरा कहकर पुकारते थे, होरा। इनका बचपन का नाम क्या था? होरा था। किसका? सूबेदारनी का। सूबेदारनी का एक पुत्र था जिसका नाम था बोधा सिंह। इनकी शादी किससे हुई थी? सूबेदारनी की सूबेदार से, जिन्हें हजारा सिंह के नाम से जाना जाता है। सूबेदार से, जिनका नाम हजारा सिंह था, जो फौज में थे। किसके साथ? तो लाना सिंह के साथ। लाना सिंह 77 नंबर फौज में थे। 77 नंबर फौज में थे लाना सिंह, 77 नंबर फौज में थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कभी सामने आकर बोर्ड पर समझा देंगे, इस कहानी को पूरा वर्णन करा देंगे सामने से, इस पर तो समझ में नहीं आएगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। उसने कहा था, कहानी क्या है? कहानी है जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिवराम शास्त्री उनके पिता का नाम था। पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के पुत्र थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, उनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को उनका निधन हो चुका था। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो जयपुर राजस्थान। इनका मूल निवास कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ था? तो गुलेर ग्राम में था। कहाँ था मूल निवास? गुलेर ग्राम में था, जो कांगड़ जिला में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिला में है। ठीक है, पंडित शिवराम शास्त्री इनके पिता थे, जिनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी के पुत्र थे कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इनकी रचनाएं क्या क्या है? सुखमय जीवन, जो 1911 में लिखे थे। बुद्धू का कांटा 1911 में लिखे थे। उसने कहा था, जो कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो 1915 में लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? लाना सिंह सूबेदार, जो हजारा सिंह सूबेदारनी के पति थे। सूबेदारनी, जिनका बचपन का नाम होरा था, जो लाना सिंह की गर्लफ्रेंड थी बचपन में। सूबेदारनी के पुत्र कौन थे? बोधा सिंह। लप्टन सिंह उस पात्र के हेड थे फौज में। वजीरा सिंह सिपाही थे, जो लाना सिंह के मित्र थे। ठीक है, इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। जर्मन में कितने सैनिक थे? 70 सैनिक थे। जर्मन में 70 सैनिक थे, जिसमें 65 की मृत्यु हो चुकी थी, और इधर लाना सिंह की टीम से 15 शहीद हो चुके थे। बचपन में जब अमृतसर बाजार में लाना सिंह सूबेदारनी से मिले थे पहली बार, तब वह 12 वर्ष के थे, और सूबेदारनी, जो होरा के नाम से जानी जाती थी, वह 8 वर्ष की थी। लाना सिंह 77 नंबर फौज में थे। 77 नंबर फौज में थे। सूबेदारनी, जिन्हें होरा कहते थे, जिनका पुत्र बोधा सिंह था, और सूबेदारनी की शादी किनसे हुई थी? तो सूबेदार यानी हजारा सिंह से हुई थी, जो भी फौज में थे। ठीक है, इस कहानी को पूरा डिटेल से समझेंगे जब बोर्ड पे आएंगे हम। चलिए क्वेश्चन समझा देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था, कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है? तो चलिए, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है।
उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, पीछे बताए थे। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी गई है। कहानी 5 भागों में बांटी गई है। 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन कौन? दूसरे भागों में, तीसरे भागों में और चौथे भागों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन था कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो सूची तैयार करना है, इनके सबका नाम लिखना है। पहला है लाना सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह, लप्टन सिंह, सूबेदार यानी हजारा सिंह और सूबेदारनी। ये सब कहानी के सूची तैयार किया गया है। उस प्रमुख पात्रा को लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। क्वेश्चन है लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लाना सिंह कैसे व्यक्ति थे? तो लाना सिंह एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। लाना सिंह एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। लाना सिंह एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे जो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी पूर्वक किया करते थे। किसी के द्वारा किए गए वादों को निभाने वाले सच्चे व्यक्ति थे और किसी के द्वारा किए गए लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों का एकत्र करें। तो लाना सिंह और सूबेदारनी के बीच जो बातचीत हुआ था, जैसे कि लाना सिंह ने कहा था, क्या कहा था? लाना सिंह ने क्या कहा था? तेरा घर कहाँ है? जब उनकी मुलाकात हुई थी बचपन में, कहाँ पे? तो एक बाजार में। कहाँ हुई थी? एक बाजार में। हम बाजार में हुई थी। उनका उस बाजार का नाम था अमृतसर बाजार। लाना सिंह जब पहली बार सूबेदारनी से मिले, कहाँ पे? अमृतसर बाजार में। तो उन्होंने पूछा तेरा घर कहाँ है? क्या पूछा? तेरा घर कहाँ है? जवाब में उसने क्या दिया? मगरे में। उसने जवाब क्या दिया? सूबेदारनी ने क्या जवाब दिया? मेरा घर मगरे में है। मगरे में और तेरा। और उसने प्रश्न भी किया और तेरा, मतलब तेरा घर कहाँ है? प्रश्न किया कि तेरा घर कहाँ है? तो लाना सिंह ने क्या जवाब दिया? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लाना सिंह ने पूछा सूबेदारनी से, यहाँ कहाँ रहती है? तो सूबेदारनी ने क्या जवाब दिया? अतर सिंह की यहाँ, वे मेरे मामा हैं। अतर सिंह के यहाँ, जो वे मेरे मामा हैं। कौन? किसने कहा? सूबेदारनी ने कहा है अतर सिंह के यहाँ रहती हूँ, वे मेरे मामा हैं, ठीक है। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। किसने कहा? सूबेदार लाना सिंह ने कहा मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। लाना सिंह ने कहा मैं भी मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ठीक है।
लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई है? किसने पूछा? लड़के ने, यानी लाना सिंह ने पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? तेरी कुड़माई क्या होता है? कुमड़ाई या कुमड़ाई? तेरी कुड़माई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई। अपने भाषा में कुमड़ाई का मतलब होता है सगाई। तेरी कुड़माई हो गई है, हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़कर भाग गई। इस पर लड़की क्या की? कौन सूबेदार ने बचपन में हो रहा, उसका नाम था, क्या कहकर भाग गई? धत तेरी। आंख चढ़ाकर धत तेरी की कहकर और भाग गई। भाग गई कौन? सूबेदार ने। इस प्रश्न पे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही कि लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? चलिए जानते हैं। यह बात सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह बात सुनते ही लाना सिंह को काफी गुस्सा आया। यह बात सुनते ही लाना सिंह को काफी गुस्सा आया। यह बात सुनते ही लाना सिंह को बहुत गुस्सा आया। बहुत गुस्सा आया। कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लाना सिंह को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आया और वह घर की ओर चल दिए। और वो घर की ओर चल दिए। और वो घर की ओर चल दिए। कौन सी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आया और घर की ओर चल दी? तो लाना सिंह को कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यानी मेरी सगाई हो चुकी है। तो लाना सिंह को यह बात सुनते ही बहुत ही गुस्सा आया और वह घर की ओर चल दी। और घर वापस लौटते समय क्या क्या किया उन्होंने? एक लड़के को नाली में ढकेल दिए। क्या की? घर वापस लौटते समय एक लड़के को गुस्सा में नाली में ढकेल दिए। ठीक है। एक कुत्ता को पत्थर मारा और एक कुत्ता को पत्थर मारा। एक सब्जी वाले को एक सब्जी वाले के ठेले पर क्या दूध पलट दिया। किसने? लाना सिंह ने गुस्से में। और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया। और एक पूजा पाठ करने वाली जो पूजा करके कहीं जा रही थी, घर जा रही थी पूजा करके, और एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गए। ठीक है। जैसे तैसे करके जिसने उसे अंधा कहा। किसने कहा? औरत ने उन्हें अंधा कहा के पुकारा। पूजा पाठ करने वाली जब औरत से टकराया तो उसने अंधा कहा। किसने? औरत ने अंधा कहा। ऐसे करते करते वह घर पहुंचे। वह घर पहुंचे। देखिए, कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया? लाना सिंह ने पूछा था कैसे तेरी कुड़माई हो गई है? तो क्या उसने क्या कहा था सूबेदारनी ने? कल देखते नहीं या रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह बात सुनकर लाना सिंह को बहुत गुस्सा आया और घर की ओर मुड़ गए। घर वापस लौटते समय एक लड़के को नाली में ढकेल दिया गुस्से में, और कुत्ता को पत्थर मारा। सब्जी वाले के ठेले पर जो दूध रखा था उसे पलट दिए। पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गए। उस औरत ने उसे अंधा भी कहा। ऐसे करते करते वह घर पहुंचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जाड़ा क्या है? जाड़ा मौत है। जाड़ा क्या है? तो मौत है। और नमूनिया से मरने वाले को मुरब्बे यानी जमीन नहीं मिला करती। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशा है? वजीरा सिंह का कथन का इस क्या आशा है? जब लाना सिंह ठंड के दिनों में क्या करते थे? अपने जैकेट और कंबल उतार कर किसी बुधा सिंह को दे देते थे। क्या बता? जाड़ा क्या है
जाड़ा मौत है और नमूनिया से मरने वाले को मुरब्बे यानी जमीन नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? जब लाना सिंह ठंड के दिनों में क्या करते थे? जब लाना सिंह ठंड के दिनों में अपना कंबल और जैकेट उतार कर किसे दे देते थे? बोधा सिंह को दे देते थे। बोधा सिंह को दे दिया करते थे। तो यह देखते ही वजीरा सिंह क्या कहते थे? क्या कहते थे कि जाड़ा मौत है, अगर तुम जाड़ा और नमूनिया से मर गए तो मुरब्बे नहीं प्राप्त होंगे, यानी जमीन तुम्हें नहीं मिला करेंगे। अगर मरना ही है तो देश के लिए मरो। क्या कहते थे? मरना ही है तो देश के लिए मरो। जब लाना सिंह ठंड के दिनों में अपना जैकेट और कंबल बोधा सिंह को, यानी अपने गर्लफ्रेंड के पुत्र, उन्होंने वादा किया था कि तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति को मैं रक्षा करूंगा। जब फौज में लड़ने गए थे तो जब लाना सिंह ठंड के दिनों में अपना जैकेट और कंबल बोधा सिंह को दे दिया करते थे तो यह देखते हुए वजीरा सिंह ने लाना सिंह को कहा क्या कहा कि अगर तुम जाड़ा से मर गया या नमूनिया से मर गया, जाड़ा से मर गया या नमूनिया से मर गया तो तुम्हें जमीन नसीब नहीं होगा। यदि मरना ही है तो देश के लिए मरो। यही कथन किसने कहा था? वजीरा सिंह। देश के लिए मरो, मरना ही है तो देश के लिए मरो। वजीरा सिंह का यही आशा था, कहना था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? चलिए जानते हैं। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन का संकेत लाहना सिंह की ओर है। वजीरा सिंह के इस कथन का संकेत लाहना सिंह की ओर है और इसमें फिरंगी मेम के बारे में बताया गया है। फिरंगी मेम के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? चलिए जानते हैं। लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यह कहता था कि जर्मन के लोग वेद पढ़कर विमान उड़ाने का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं और जर्मन के लोग गौ हत्या भी नहीं करते हैं और वह भारत में आएंगे तो वह गौ हत्या बंद करा देंगे, समाप्त करा देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है कि लाहना सिंह का दायित्व और बोध उसकी वृद्धि दोनों ही संप्रेरणीय है। इस कथन की पुष्टि करें। लाहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी वृद्धि दोनों ही संप्रेरणीय है। इस कथन का पुष्टि करें। कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। लाहना सिंह किसी भी कार्य को अपने अंडर में लेते थे तो क्या करते थे? उस काम को बिना संपूर्ण किए छोड़ते नहीं थे और उस कार्य को पूरा करने के लिए अपना तेज बुद्धि का समुचित उपयोग करते थे। कौन? लाहना सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। प्रसंग और अभिप्राय बताएं। प्रसंग का मतलब साथ यानी व्याख्या भी करना है। मृत्यु के कुछ समय पहले समृद्धि बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। चलिए इनको पहले इसका अभिप्राय करना है, यानी इसका व्याख्या करना है। चलिए इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने में सबसे पहले चैप्टर का नाम बताएंगे, उसके बाद उसके लेखक के नाम बताएंगे। चलिए प्रस्तुत पंक्ति जो प्रस्तुत पंक्ति है कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। ठीक है, इस पूरे वाक्य का संबंध मृत्यु से, इस पूरे वाक्य का जो संबंध है किससे है? मृत्यु से है। और मृत्यु के कुछ समय पहले क्या करें इसमें? मृत्यु के कुछ समय पहले जन्म भर की घटनाएं याद आने लगती हैं और जितने भी समय की पट्टियां अपने नजरों पर पड़ी होती है
वो साफ साफ दिखाई देने लगती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसको स्पष्ट करना है यानी इसको भी व्याख्या करना है। अब की हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा और भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। तो जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था भतीजे का, उसी महीने मैंने इसे लगाया था, इस पेड़ को लगाया था। चलिए प्रस्तुत पंक्तियां हैं जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। जब लाना सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे वार में, जब लाना सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे, तब उनका जब अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत हो रहा था, ऐसी अवस्था में लाना सिंह वजीरा सिंह से कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस बार आषाढ़, हार का मतलब क्या होता है, हार का मतलब होता है आषाढ़, इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने में लगाया था जिस महीने में तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है, यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।